ये सोचे किया क्या है, पूरे खुशियों के बाटे सबको, सबका जीवन भी बन जाए भगवान, इधर उधर कचल हुआ के कामन करे Sit down, please. Sit down. चलिए, तो शेड्यूल चेंज हो गया, पहली क्लास लग गई अपनी, है ना। चलो, तो कई दिनों बाद में चलिए, अब एक तो अपने को कुछ पढ़ना है, साथ में डिस्कशन भी है ना। हाँ, तो चलो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट में डिस्कशन का ये रख लेंगे। अच्छा, ये बताओ पहले तो टेस्ट पेपर वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्या रहे, है ना। हाँ, नहीं मेंस भाई, पिछली बार वाला जो था उसमें थोड़ा सा ये था कि भाई थोड़ा ये रह गया था भारी, तो इस बार फिर यही सोचा कि भाई थोड़ा ये बन पाए, लेकिन बना पाए, कुछ पहचान पाए, नेम रिएक्शंस वगैरह को रखा था, है ना। हाँ, नेम रिएक्शंस वगैरह को, ये सारा क्यों। हाँ हाँ, वो सारा यही कोशिश रही कि भाई मैं कवर कर पाऊं सब चीजों को। तो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह को कवर जैसे करना था, तो फिर मैंने क्या, वो हाइड्रो जो हेलोजन डेरिवेटिव वाला पार्ट था उसमें जो पढ़ा, तो हाइड्रोकार्बन भी कवर कर लिया, नेम रिएक्शंस वगैरह भी सारा, और वो ये था। तो अब जो इस पेपर के क्वेश्चन से इनको ट्राई करना एक बार घर से, है ना, और ये कोशिश करना है कि कॉपी में जो है उससे ये बन रहा है कि नहीं, फिर कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा। तो चलो पहले थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, और फिर होमवर्क के अंदर आपको कार्बोनिल ऑक्साइड O1 प्लस जेई मेन का कितने क्वेश्चन दिए थे उसमें, 25 क्वेश्चन O1 पूरा, है ना। तो चलो वो डिस्कशन पहले कर लें या क्या, पहले पढ़ने हैं। अच्छा चलो ठीक। अब पिछली क्लास जो थी उसमें आपने कुछ बच्चे उसमें वो टेस्ट की वजह से ही रहेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन देख लिया था सभी ने, है ना। हाँ, चलो अब हम लोग कार्बिन इंटरमीडिएट हमने पढ़ा। जैसे कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन इंटरमीडिएट होता है, वैसे ही कार्बिन की कुछ रिएक्शंस हैं, तो उसमें हमने कुछ रिएक्शंस हमने देख ली थी। तो उन जैसे लास्ट में हमने आइस्टर्ट रिएक्शन पे बात कर ली थी शायद, है ना। चलो अब इसके बाद में देखो, कार्बिन की ही रिएक्शंस में नेक्स्ट आप लिखिएगा आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको कार्बिल एमीन या कार्बाइल एमाइन रिएक्शन यहां बोलते हैं, और इस पे मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 12th एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड वगैरह के हिसाब से भी अपने को 12th के क्वेश्चंस करने में भी काम में आती है। हाँ, कार्बिन के अंदर जो डिफरेंट टाइप की इसमें भी इंटर जो यहाँ पे ये बनता है ना, मतलब एक तरह से इंटरमीडिएट वो कार्बिन ही बने, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। तो अब ये आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा के लिखो, ये क्या होता है, टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन ओनली, कि यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन का ये टेस्ट होता है। मतलब उसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसका, 1 डिग्री एमाइन, कि आपको 1 डिग्री एमाइन को पहचानना है, तो उसके लिए आप ये आइसोसाइनाइड टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है, इसके अंदर क्या रहता है कि हम लोग बात करें तो इसमें पहली बात तो, जैसे आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे रिएजेंट, तो रिएजेंट यहाँ पे काम में आता है क्लोरोफॉर्म विद KOH, क्लोरोफॉर्म विद KOH काम में आता है, हीटिंग वगैरह थोड़ा सा दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, या मैं बात करूं इंटरमीडिएट यहां बनती है, मतलब यहां डाइक्लोरोकार्बिन, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन,
प्रोडक्ट की यदि बात करें तो प्रोडक्ट यहां बनता है आइसोसाइनाइड। और इसके अंदर क्या अनप्लीजेंट स्मेल होती है जो प्रोडक्ट यहां बनता है। जैसे एल्काइल ग्रुप लेंगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यदि बेंजीन लेंगे तो एराइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और यहाँ पे ये फॉल स्मेल मतलब इसके ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसी कंपाउंड का आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, या तो कोई कलर आए ड्यूरिंग रिएक्शन या फिर कोई मतलब कोई प्रेसिपिटेट बने यहाँ पे, तो इसमें मतलब इस तरह की स्मेल होती है कि इसको इन सब टेस्ट को 12th लेवल पे यदि फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करवाते हैं तो इनको क्लास वगैरह में भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा ये इसमें स्मेल इस तरह की रहती है, फिर लैब में कोई जा ही नहीं पाए। और इसमें ये पॉइजनस भी थोड़ा सा रहता है आइसोसाइनाइड वगैरह। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होगी वो हम लिख सकते हैं कि RNH2 रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड प्लस यहाँ KCl प्लस H2। तो इसको हमने बोल दिया एल्काइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन 1 डिग्री ही देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देंगे वो सब बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है देखो यार, यहाँ हीटिंग साइन भी लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि वो नहीं भी दिया हो तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे हीटिंग वाली बात होती है ना। तो यहाँ पे नहीं भी लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो KOH जो है ना, एक तो हम लोग जैसे एक्वस वैसे KOH लिखा रहता है, जैसे आपको फिर कुछ गौर नहीं करें, लेकिन यदि एक्वस KOH वगैरह लेते हैं ना तो इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। जैसा आपको याद हो RMGX में मैंने बताया था कि RNH2 और HCOH में कन्वर्ट ही हो जाता है। तो यहाँ पे कई बार जैसे क्या किसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप एल्कोहलिक KOH ले ले, मतलब एक्वस मीडियम नहीं लेके इसमें एल्कोहलिक KOH, मतलब वो और भी स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में हो जाएगा और वहां पे पानी वगैरह नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या है कि हाइड्रोलाइसिस वगैरह से बच जाना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल KOH लिखा रह सकता है, एल्कोहलिक KOH कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिज्म। देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है तो इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। रिएक्शन बहुत आसान है, मतलब इसमें क्वेश्चन बनेगा एक तो आइडेंटिफाई कि भाई आप कौन कौन से आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन ये बनता है। तो मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले आप तो वही क्लोरोफॉर्म यहाँ पे दे रखा है CHCl3 और यहाँ KOH, तो यहां से ये H लेगा और H लेगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट, और ये Cl एक ही स्टेप में यदि हम लोग इसको लिख दे तो ये डाइक्लोरोकार्बिन यहां बनती प्लस KCl प्लस H2। और ये जो इंटरमीडिएट बना कार्बिन ये क्या करेगा, इसके साथ RNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये स्टेप तो अब हमेशा देखो, इन दोनों को देख के ही हमें समझ में आ गया था कि बताओ यहाँ पे क्या बन रहा होगा, कार्बिन, है ना। ये जो हमने पिछली क्लास देखो वुल्फ रीअरेंजमेंट या आर्नस्ट रिएक्शन की बात की जाए तो अभी तक IIT ने इसको टच नहीं किया, ठीक है। वो सब में एडवांस वगैरह के अंदर उनसे ये है कि भाई कभी आ सकता है, लेकिन ये सब तो NCERT बेस्ड रिएक्शंस हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और है कुछ भी नहीं, बस आपको सबसे पहले ये वाली बात बोलना आना चाहिए। आइसोसाइनाइड टेस्ट तो आपको बोलना आना चाहिए, 1 डिग्री एमाइन क्लोरोफॉर्म विद KOH मिलाएंगे तो आइसोसाइनाइड बनता है, जिसमें है ना फॉल स्मेलिंग कंपाउंड ये बनता है, और बस ये वाली बात। अब इसके अंदर देखो 1 डिग्री एमाइन ही ये टेस्ट क्यों देते हैं, ये वाली बात मैकेनिज्म से समझ आती है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ कार्बिन में इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क ये करता है। अब देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है इस वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके लोन पेयर देने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, बताइए रिएक्शन उतना ही आराम से यहाँ पे होगी, उतना ही तेजी से रिएक्शन होगी। तो ये लोन पेयर डीलोकेलाइज है तो फिर लोन पेयर देने की टेंडेंसी कंपेरेटिवली कम। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो लोन पेयर देना, तो हम लोग जनरली जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं बेस की तरह बिहेव करते हैं, तो हम एक जनरल ये बोल सकते हैं कि वो एक तरह से बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, या बोल सकते हैं लोन पेयर रिलीज करने की टेंडेंसी उस पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, RNH, एक हाइड्रोजन को मैं अलग से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कार्बन यहाँ Cl यहाँ Cl। बताओ इसका लोन पेयर तो एज इट इज रहेगा कार्बन पे, है ना। तो चलो एक बार आप देख सकते हैं, फिर मैं लिखने को आपको मतलब टाइम दे दूंगा कि अब देखो इस नाइट्रोजन पे बताओ कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3, मतलब आउटर शेल के अंदर, और एक हाइड्रोजन।
और बताओ इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके बाद में क्या स्टेप होगा, इसके बाद में जो OH माइनस है ना, वो क्या करेगा, यहां से H लेगा और यहां से H लेगा, तो वापस से देखो ये यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, यहां से Cl हट जाना। तो जब ये प्रोसेस होगा यहाँ पे, तो ऐसे केस में हम यहां बोलेंगे, देखो इधर वाला पार्ट तो सबने लिख ही लिया था, एक बार इसको इधर देख लेते। यहां बताओ अब क्या RN, अब इस पे एक H चला गया, तो बताओ कितना H रह गया यहाँ पे, एक, यहाँ पे पॉजिटिव C और यहाँ Cl और यहाँ नेगेटिव। देखिए साइन तो अभी भी वही रहेंगे, आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। देन इसके बाद में इसमें वापस से यहाँ OH माइनस यहाँ से H ले लेगा, तो ऐसे केस में यहाँ पे हो जाएगा RN। देखो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ये Cl हटेगा। बताओ इनके बीच में क्या बन गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। बोलो यार समझ में आया ये, है ना। अब ये बताओ कि किन्हीं दो एटम जो एडजेसेंट एटम्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो उसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो वैसे ही अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे RN और यहाँ क्या लिख दिया हमने C। तो ऐसे करके ये आइसोसाइनाइड। अब यार गौर करना, देखो आइसोसाइनाइड बनने के लिए एक तरह से दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। अब देखना यहाँ पे गौर करना कि जब इस नाइट्रोजन से पहला हाइड्रोजन हटा, तब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड डेवलप हुआ, और फिर अगला हाइड्रोजन हटा तो नेक्स्ट यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने, तो वो तब पॉसिबल है जब नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन हो, बताइए, दो। और नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन हो तो वो कौन सा एमाइन होता है, बताइएगा, 1 डिग्री एमाइन यहाँ पे होता है। तो इस वजह से यहाँ केवल और केवल ये टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री एमाइन है। तो इसीलिए हमने लिखा कि ये टेस्ट 1 डिग्री एमाइंस के लिए होगा। नोट करिएगा इसको। चलो लिखा आपने। चलो तो अब देखो ये बात तो हमने लिख ली कि 1 डिग्री अमाइन के लिए ये है। तो अब यहाँ एक दो पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। लिखिएगा एक पॉइंट लगा के, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस डू नॉट गिव दिस टेस्ट। 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन जो है ये टेस्ट नहीं देती। मतलब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री एमाइन के लिए। एक और पॉइंट आप लगा के लिख लो कि rate of reaction is directly proportional to basicity of amine। मतलब कुल मिला के ये है कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा। बेसिसिटी ऑफ एमाइन, लोन पेयर देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस की बात जहां तक करें, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
34 देखिए। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ आपको दे दिया CH3 CH2, यहाँ NH2, और यहाँ क्लोरोफॉर्म विद KOH, और ये पूछा कि क्या यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, तो आराम से बना सकते हैं आप, है ना। बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो ये तो क्वेश्चन आसान यहाँ रहा, यहाँ CH3 CH2 और यहाँ बन गया ये आइसोसाइनाइड। अब देखो इसके बाद में आपको यहां से ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे आपको दे दिया हाइड्रोजन विद निकल, और एक आपको यहाँ दे दे कि इसका करा दिया जाए हाइड्रोलाइसिस, इस तरह से आगे बोल दिया जाए, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे हम लोग क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, बोलो CH3 CH2, बोलो NHCH, बोलो कितना एमाइन बन गया, ये 2 डिग्री एमाइन, इस तरह से ये बन गया। और इधर यदि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद है इसको यहां से कट करना है, क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2, और बताइए क्या कर देंगे HCOOH। देखो हाइड्रोलाइसिस जितना डायरेक्ट ध्यान रखो, अब जैसे RCN का मैंने मैकेनिज्म बताया था, आप कभी उसको मैकेनिज्म से नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वगैरह जितना ये करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म एक दो जो पॉपुलर है वो देख सकते हो, अब इन सब का चाहे लिखने को लिखते रहो, लेकिन वो डायरेक्ट जब तक याद नहीं होगा कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही यहाँ एरोमेटिक वगैरह जो ये कंपाउंड है, जैसे आपको यहाँ C डबल बॉन्ड O NH2, C यहाँ NH2 जैसे ये दे दिया, और यहाँ वही क्लोरोफॉर्म विद KOH, तो ये एनिलिन है। मतलब कुल मिला के ये है कि 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है ये, तो ये भी आराम से टेस्ट देगा, क्योंकि अपने को बस ये देखना है नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और ये बताओ क्या बना देगा यहाँ आइसोसन। तो ये सब क्वेश्चंस तो अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि केवल और केवल NH2 को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग थोड़ा सा अलग कुछ क्वेश्चन ये करें। अब ये यहाँ पे जो मैं आगे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो लिखिएगा क्वेश्चन एक, यहां तक एक बार फटाफट लिखो, देखो ये तो छोटी छोटी बातें। लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो चलो लिखो, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव, which of the following gives positive isocyanide test, which of the following gives positive isocyanide test। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं, फिर एक साथ यहाँ बात करेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए एक बार। जैसे फर्स्ट मैंने ऐसे लिखा, ये सेकंड, लेकिन आप तुरंत लिखें, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आप लिखेंगे ये बनता जाएगा क्वेश्चन।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन जानते भाई सभी, है ना? हाँ चलिए, बस वो उसकी जानकारी सभी को ये रहना चाहिए। यदि NH2 ग्रुप है तो ये 1 डिग्री एमाइन होता है, यदि NH ग्रुप रहेगा तो वो 2 डिग्री एमाइन रहेगा, और यहाँ इस तरीके से है तो 3 डिग्री एमाइन। ये रहे। चलो किया होगा सॉल्व अब ये, है ना? चलिए अब देखते हैं। अब चलो बताओ, क्या ये देगा टेस्ट आइसोसाइनाइड? यस, ये देगा। क्या ये देना है? देखो ये कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा उससे मतलब ही नहीं है। 1 डिग्री एमाइन मतलब क्या होना चाहिए? NH2 यहाँ पे ये होना चाहिए। अच्छा फोर्थ बताइए, क्या ये देगा? क्योंकि ये 2 डिग्री एमाइन। अच्छा रीजन भी पता है कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पे 2 रहना जरूरी है। अच्छा ये देगा? ये देगा? नहीं, यहाँ पे ये सब टेस्ट नहीं देगा। सेवेंथ बताइएगा, दे देगा क्योंकि NH2। एट्थ बताओ, नहीं क्योंकि 2 डिग्री एमाइन यहाँ। नाइन्थ वगैरह का मतलब ही नहीं है ये। अच्छा अब ये बताओ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं देगा। देखो इसको सिंपल तो ऐसे ध्यान रखो कि ये एमाइड है, और ये रिएक्शन किसकी है बताओ? एमीन्स की है या एमाइंस की? अब इसके अंदर पता है कि कई बार होता है सर NH2 ग्रुप तो है ना, तो फिर अपन लॉजिक भी यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे ये डीलोकेलाइज होता है, वो भी ऑक्सीजन के साथ। इधर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है ना ये, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत टेंडेंसी रखेगा। तो ऐसे केस में लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इनकी बहुत कम होती है। लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई हम लोग करें, भाई एमाइड है, एमाइड के लिए टेस्ट है नहीं, लेकिन कोई ये कंफ्यूज हो कि NH2 तो है ना सर, लेकिन वो लॉन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ही कम यहाँ रखेगा। जैसे 11th का तो कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे देखो ये यूरिया होता है, यहाँ पे भी वही वाली बात, क्या ये देगा? नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज यहाँ हो रहा है। 13th बताओ, क्या 13 देगा? यहाँ दे देगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या 14 देगा? यस दे देना यहाँ पे, है ना? तो ये 1 डिग्री एमाइन मतलब कुल मिला के जो की पॉइंट्स है वो याद रहे। देखो अभी तक हमने कार्बिन की जो भी रिएक्शंस पढ़ी ना, उसमें जैसे ये एनसीईआरटी बेस्ड आसान रिएक्शन, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है ना? इसमें है कुछ नहीं, देखो बस एक तो ये कुछ मतलब आगे जाके जैसे इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे पीओसी की कि बताओ इन दोनों को किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे एरोमेटिक वगैरह में, ऑक्सीडेशन में हमने ये कुछ पढ़ा था, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सारा। देखो उन उन सबको याद करते टाइम जो कोई स्टूडेंट ऐसे परेशान होगा कि मान लो कई बार क्या होता है कि जब आप जज करते हो तो एक आधा कोई केस मिस हो जाता है, फिर हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने तो इतनी बार रिवाइज किया और कोई भी टिपिक आप, क्योंकि हम लोग वो देखते हैं कि क्या मिस हुआ, हम ये नहीं देखते हैं कि जब हम इसको नहीं पढ़े थे तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। और अब जैसे क्या होगा कि अधिकतर को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जो छूटते जाते हैं ना, उन्हीं सबके लिए जब भी हमारा रिवीजन, चाहे वो शीट में कोई क्वेश्चन आए जो पुराने टॉपिक बेस्ड हो, या टेस्ट में कोई क्वेश्चन आए, या रेस में कोई क्वेश्चन आए, तो वो रिवीजन इसीलिए लगता रहता है। और मैं इसलिए भी ये बोलता हूँ कि अपनी कॉपी की हेल्प जरूर लेना चाहिए, ताकि जो भी कोई मिस होता ना पॉइंट, उस पे हमारा नजरें बार बार वहां पे ये जाती है कि भाई ये वाली बात मुझे कई बार, जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ये देते हैं, तो वो एक दो बार गलत हुआ तो एक बार कॉपी में जाके ये देखो। चलो अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन, हाँ कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ चल, हाँ जी। तो उसकी टेंडेंसी कम हो जाए, ठीक है ना? हम लोग यहाँ पे अब जैसे कुछ लोग बोल देते हैं NO2 बहुत ही कम, जैसे NO2 लगाए तो, लेकिन हम लोग वैसे क्वेश्चन, देखो मैं आपको वैसे क्वेश्चन दे देता हूँ। मना तो इनके लिए करना है, NO2 वगैरह लगा है तो जैसे बहुत ही कम, कई बार कुछ ऑथर्स बोल देते हैं कि नहीं देना है, लेकिन अब उसका कोई कोई स्टैंडर्ड बुक में तो कोई मेंशन ये है नहीं, तो इसलिए वो क्वेश्चन कैसे देगा? देखो यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, लिखो कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखो इनमें आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन ज्यादा तेजी से देगा, उस हिसाब से यहां बात करनी है, तो एक बार लिख लीजिए फिर बात करते हैं। देखिए 1 2 3 लिख लीजिएगा और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू कंपेयर यहां करते हैं।
किया आपने सॉल्व, है ना। लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखिए, फटाफट लिखो और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब देखो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन किसकी रेट होगी, थर्ड वाले की। जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना हिसाब। ये बताओ यहाँ आंसर 1 2 3, जितना ज्यादा डीलोकेलाइज लोन पेयर देने की टेंडेंसी उतनी। इसमें बताओ किसकी ज्यादा, फर्स्ट वाले की ज्यादा। अच्छा इसमें सबसे ज्यादा बोलो, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। यहाँ बताओ, यहाँ थर्ड, वन, फिर सेकंड। यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका माइनस आई और ये माइनस है। तो ये क्वेश्चन बस इतना सा ही टाइम की ये है कि भाई तुरंत इनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से सॉल्व, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्चुअली मैकेनिज्म पता है ना थोड़ा सा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि यार क्या होता है इसमें कि भाई रिलीजिंग वाला रेट को बढ़ाता है या विड्रॉइंग वाला। तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रहेगा, कार्बिन, कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। नाइट्रोजन लोन पेयर देके प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो आसानी से आप समझ सकते हो। अब यहाँ एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आराम से भी बात कर सकते हैं, नहीं 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 टोन थोड़ा सा अच्छा हो तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। बाकी तो होता ना कि अरे रुक जाओ नहीं, ऐसा करके ये क्योंकि चक्कर, आप आराम से लिखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आंसर है ये तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया था, है ना। और इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं, नहीं फिर भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा आराम से बोलेंगे तो बढ़िया लगेगा। और रुकने में कई बार देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि क्लास के अकॉर्डिंग अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाना, उससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी फायदा मिलेगा। और जेई मेन के अंदर अभी सेकंड पेपर जो भी हो रहे हैं उसमें भी वही है कि लेंथी आ रहे हैं पेपर। एक होता है कि अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग क्लास चलाना। तो अभी क्या है कि चीजें तो ऐसी है कि आप कुछ भी बोल देंगे तो वो चल होता वही है जो स्टूडेंट चाहते हैं। तो मैं और स्लो कर दूंगा, मुझे 5 क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, भाई कंटेंट तो पूरा कराना ही कराना है। लेकिन आपको फिर नुकसान क्या होगा कि जब वहां पे जैसे ऐसा होता है ना कि आजकल तो होने लग गया वो ऑनलाइन, जब ऑफलाइन पेपर होता था तो एक ओएमआर मिलती थी। अब क्या है कि वो गर्मियों में, भरी गर्मियों में पेपर, तो आप लोगों को तो टाइम का पता नहीं चलता, इन्विजिलेटर बोर हो जाता 3 घंटे में। अब वो क्या, जैसे ही टाइम पूरा हुआ और आपको ऐसा रहा कि 2 3 भी आपने सर्कल फिल नहीं की, क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई लास्ट में फिल करेंगे कि ये है कि वो है, वो हाँ चाहे वो फट जाए वट जाए, और फट गई तो चेक भी नहीं होती, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे एक रीट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक रूल था कि इतने बजे पहुंचना है, बारिश हो गई, बच्चे मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं कई बार वो एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि डेट निकलती है और उसके बाद में कैंसिल हो जाती है, तो 2 2 3 3 साल तक वेट करते रहते हैं। 1 मिनट भी लेट वो गेट नहीं खुलना है, चाहे कोई रोता रहे कुछ भी। तो उसमें क्या रहता है, जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होगा वो तुरंत वहां पे ये जो होता है ना, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से लिखना, वो यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि कोचिंग है ना, और बोल भी सकते, लेकिन ये फिर खुद को ही बोर्ड में भी पूरा पेपर नहीं ये हो पाता। तो लिखने लिखने कॉपी करने में तो आप कम से कम ये लगा, सॉल्व करने में टाइम लग रहा हो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं। लेकिन हम देख देख के, अब जैसे क्या होता है, एक बॉन्ड ऐसे, फिर अच्छा ये देखा ये ऐसे लगा, ऐसा तो हालत है नहीं अपनी कि एक एक बॉन्ड देख देख के इसको ऐसे ऐसे बनाना, नहीं। 11th में तो ये भी दिक्कत आ, 11th में जब IUPAC में बॉन्ड लाइन पढ़ाते ना ऐसे करके, तो कई बच्चे तो क्या फटाफट मालूम, और कई क्या करते रहते, अच्छा ये फिर इधर क्या कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया, फिर ये फिर ऐसे करके, और वो चलने नहीं देते, क्लास को चलने नहीं देते। फिर ऐसा लगे कि जो लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, क्लास में बिल्कुल लेवल नीचे करना पड़ता है, और उनको फिर लिखो, तुम आराम आराम से लिखो फिर, तो ये करना रहता है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन इसमें कोई लेना देना था ही नहीं, नहीं। CH3 MgBr, हाँ 38th क्वेश्चन ये लगा, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई यहाँ CO2, और सेकंड हमने क्या ले लिया यहाँ H2O आपने ले लिया, तो यहां बन गया A। देन इसके बाद में यहाँ NH3, यहां बन गया। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बिना कॉपी में पीछे ये देखें, क्योंकि सारी रिएक्शंस वही है जो इन दिनों पढ़ा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बना ये, फिर उसके बाद में
मैंने यहां ले लिया P2O5, देन हीट ये किया, तो ये C यहां पे मैंने लिख दिया। फिर यहां ले लिया हाइड्रोजन निकल, तो ये क्या बन गया D। डी के बाद में यहां ले लिया क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH, भी एक बार लिख के मैं करा देता हूं कि KOH लिखा हो या एल्कोहलिक KOH एक ही बात है। तो डी से क्या बना, यहाँ पे E बना। यहां ले लिया मैंने NaNO2 विद एक्वस HCl, तो F बना। देखो ये रिएजेंट गौर करिएगा, NaNO2 विद एक्वस HCl है, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं CH3I, ये लिख दिया एक्सेस में। और सेकंड यहां पे मैं लिख देता हूं AgOH विद हीटिंग, तो यहाँ EFG, यहाँ पे ये रह गया। तो अब आप टाइम लीजिए इसको सॉल्व करना है ना। वो टाइम क्या होता है, कई बार सॉल्व नहीं कर पाते तो वेस्ट चला जाता है। फिर जब इसको सॉल्व कर दिया, उसको कॉपी करने में टाइम चाहिए, तो वो फिर थोड़ा लिमिटेड मिलता है ना। तो आप टाइम लो, अब जितना चाहिए उतना। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनको थोड़ा दिखने में ये हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ बोल देता हूँ, क्लोरोफॉर्म विद KOH या एल्कोहलिक KOH। NaNO2 विद एक्वस HCl लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा है CH3I, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेस AgOH विद हीटिंग। क्लिक होता है तो ठीक है, वरना कॉपी की हेल्प लो आप, जैसा भी है, लेकिन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोच, क्योंकि क्वेश्चन में एरो पे लिखा रिएजेंट क्या करता है, ये स्टूडेंट को जितना याद होता है उसकी स्पीड उतनी ही बनती जाती है। ये है मेरे को देख भी लेना है कि सही सा फ्रेम हुआ है कि नहीं, कहीं तो फंस जाए क्वेश्चन बीच में, है ना। CS3 ये ना, करो आप तो, चलो करो। CN यहाँ CH2, कोई पूरा सॉल्व कर लें तो बता दीजिएगा, है ना। और बता दिखा भी सकते हैं कॉपी, यदि पूरे आप सॉल्व कर लें। और ये भी छूट है कि कॉपी से देख के कर लो। पूरा फाइनली पूरे बना लिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पूरे बनाओ, यहाँ पे G तक बनाओ, फिर कॉपी बता सकते। बताना चाहेंगे कोई, जहां पे पूरा G तक ये बन गया हो, यहां तक ये है। नहीं, पहला वाला रिएक्शन तो नहीं अटकने वाला है, पहले वाला रिएक्शन तो अभी RMGX पढ़ के भी गए होंगे, है ना। सम अदर रिएक्शन, हाँ BNC भी, अच्छा ठीक है, अभी टेस्ट, हाँ टेस्ट का पार्ट ये नहीं होगा। चलो फिर मिलके सॉल्व करें, है ना। चलो हाँ, अब ठीक है, टाइम इतना, अब आप इसको प्रैक्टिस में और ले लीजिएगा, अब इससे आगे एक रिएक्शन को बहुत टाइम दे दिया। अच्छा ए बताओ क्या बनेगा, ए कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट से एक कार्बन ज्यादा था। तो अब ये हमें RMGX में हमने पढ़ा, तो ए बन जाएगा यहाँ पे, ए यहां बन जाएगा CH3COOH। अब ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना हो, एमाइड, अभी हमने ये कहा, तो एमाइड बनाने के लिए क्या रिएक्शन बताई थी, देख सकते हो आप अपनी कॉपी में देख के बता सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें NH3 मिला के क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। याद है आपको ये बात, है ना। NH3 आप अपनी कॉपी में देखना, चारों एसिड डेरिवेटिव को कैसे बनाते हैं वो लिखा रखा है। बताओ, एसिड हैलाइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिलाते हैं, PCl3 PCl5 ऐसा।
देखो ना कॉपी में लिखा है। तो आप ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो बी बनेगा वहां बी बनेगा CH3CONH2। अपनी कॉपी में देखिए मैं तो यहाँ पे कार्बोनिल जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एमाई, अमोनिया से अमोनियम सॉल्ट बनेगा, हीट मिली क्या ये रिएक्शन है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जब स्टार्ट किया तो फॉर्मेशन ऑफ एमाई। अच्छा ये बताओ P2O5 का क्या बताया था, किसमें हेल्प करता है ये, डिहाइड्रेशन। चलो बताओ सी बताओ क्या बन जाएगा, CH3CN। बोलो है ना। ये रिएक्शन आपको कॉपी में लिखा रखी है जहां कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की जो रिएक्शन है, हालांकि ये टेस्ट का पार्ट नहीं था तो अभी आपको ये क्लिक नहीं हो पा रही उस वजह से, तो आप थोड़ा सा रीड देखो लिंक कॉपी में एक बार देखते जाओ आपको मिली क्या रिएक्शन। जहां कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन करवाई थी वहां एमाइड सबसे लास्ट में करवाया था। तो वहां P2O5 के अलावा बताओ और कौन सा रिएजेंट था जो H2O रिलीज कर देगा, POCl3 लिखा है कॉपी में है ना। चलो अब ये देखो हम आते हैं कहां पे, डी पे। अब बताओ क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, 1 डिग्री एमाइन ये बन गया। चलो अब ये बताओ यहाँ ई क्या बनेगा बताओ, CH3CH2 और यहाँ आइसोसाइनाइड। बोलो यार पहचान पा रहे हैं ये है ना, कार्बिल अमीन रिएक्शन। अच्छा अब बताओ यहाँ एफ क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। अब ये रिएक्शन बताओ कौन सी, याद करो डाइएजोटाइजेशन। क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट, और ये यहां से क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और वाटर क्या OH ये दे देगा। तो आपको जो ये F वाली रिएक्शन है यहाँ पे, ये हेलोजन डेरिवेटिव में डाइएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन। अच्छा जी बताओ अब क्या बनेगा, क्या बनेगा फाइनली जो एल्कीन बनेगी उसका नेम बता दो। इथीन यहां बन जाएगी, 2 कार्बन की एल्कीन ये बन जाएगी। देखो यहां पे आप ये लिख सकते हैं, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन लिख लो ई के लिए, इसके लिए लिख लो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये भी लिख सकते हैं एल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था है ना ये वाली बात। और ये जो हमने पढ़ा था ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, नाम याद है, बड़ा नाम है तो सुनने में। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या रहेगा कि बार बार देखो ये जो डी है, डी से हमें जी बनाना हो तो अब ये सब मैं करके नहीं बताना क्योंकि ये कॉपी में देख के खुद ट्राई करिएगा। CH3I पे CH3 ये जो डी है जब ये रिएक्ट करेगा उससे तो CH3CH2, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन पे जितना लोन पेयर एंड हाइड्रोजन है उतना क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, CH3 ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस, और फिर उसके बाद में ये अल्फा ये बीटा। तो जैसा उन्होंने बोला कि हॉफमैन एलिमिनेशन यहाँ कराते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो जी बनेगा बताओ क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे। समझ पा रहे हैं यार ये है ना। अब देखो ये ऑर्गेनिक में समझना पड़ेगा कि ये जो रिएजेंट्स है ना, अब ये यहाँ पे जैसे कई बार होता है सर ये तो इतने सारे हैं, अरे तो कंपटीशन भी तो आप इतना बड़ा दे रहे हैं यार है ना। तो आपको यहाँ पे जितना रिवाइज करेंगे आप, सबसे पहले ये कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग सर क्या सॉल्व करें, हमने तो ये तो कर लिया वो, अरे आप सबसे पहले तो ये करो कि जैसे टेस्ट में यदि आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आप ये तय करो कि कॉपी में लिखा हुआ कुछ आ गया तो उसको सही करना। और ये सब आप बचपन से करते आ रहे। स्कूल एग्जाम वगैरह जब होते थे ना तो हम लोग क्या है कि उसका थोड़ा प्रेशर लेते थे, और उसमें क्या है कि एक भी यदि 1 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा होता था जो अपनी कॉपी में लिखा है और उसको अपन वहां पे छोड़ के आगे, बड़ा दुख होता था। तो इसलिए क्या लगे रहते थे उसमें। तो वहां क्या एक जुनून होता था कि यार टेस्ट के मार्क्स आएंगे, सबके सामने मेरे को मार्क्स सुनाए जाएंगे या फिर घर पे आके मेरे को मार्क्स बताने। तो वैसा ही जुनून यहाँ पे, बस इतना सा एक डिसाइड कर लो कि यार जो क्वेश्चन बड़ा है टफ है नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन यार कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं कि जो कॉपी में लिखा है या जिस टाइप का क्वेश्चन कॉपी में है, फिजिक्स मैथ हो जाए कुछ भी, उस टाइप का क्वेश्चन वहां पे आ जाए। जैसे अभी जेई मेन वाले पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम किए गए जैसे ये है ना। अब वो क्वेश्चन आप देखना, इसमें कॉपी वाले क्वेश्चन वो थे नेम रिएक्शन। यदि हम उनको जाके वहां आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अब साफ साफ अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे दम लगाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि कॉपी में लिखी हुई बात मैं वहां नहीं कर रहा हूं और फिर मैं सोच रहा हूं कि यार कैसे मैं करूं क्या करूं, पहले वहां पे वर्क करो। तो थोड़ा सा इन पे कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारे पॉपुलर रिएजेंट्स लिखे मैंने यार, बोलो करेंगे ट्राई इन सब पे है ना।
तो आप इस पे ये करिएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट, आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं बना हो, कोई बात नहीं समझ में आई, आपको वहां देखना पड़ेगा। रिएक्शंस आपको बिल्कुल याद नहीं है तो वहां पे जाके देखिए। अब इसमें जो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, उसकी लास्ट रिएक्शन है ना, जो भी यहाँ नंबर है, शायद 7 नंबर है कि जो है, लिखिएगा इसमें, लिखिएगा रीमर टिमान रिएक्शन। और ये जो है रीमर टिमान रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी में, तो इसलिए इस पे भी क्वेश्चन यहाँ बन, एनसीईआरटी बेस्ड ये रिएक्शन है। 6 नंबर या 7 जो भी, चलो आप जो भी ना, है ना, 7 नंबर ये होगा रीमर टिमान रिएक्शन। अब ये बताओ, ये प्रोडक्ट्स लिख लिया आपने, ये है ना प्रोडक्ट्स वगैरह, तो चलो मैं इधर रीमर टिमान रिएक्शन में इधर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन इधर से हटाया मैंने यहाँ पे। अब ये रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे लिखिएगा आप कि ये रिएक्शन के लिए क्या है, हम लोग लेते हैं फिनोल, जैसे हमने लिया यहाँ पे फिनोल, और इसके अंदर मिलाया जाता है क्लोरोफॉर्म विद KOH। क्लोरोफॉर्म विद, मतलब यहाँ पे क्या लास्ट में पानी वगैरह ये सब की जरूरत रहती है, तो एक्वस KOH लिखा है तो ठीक है, केवल KOH लिखा हो तो भी यहाँ पे ये ठीक है। और इसको 60 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे रिएक्शन चाहिए होती है, तो कई बार क्वेश्चन में हीटिंग रहती है, कई बार नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इतना वो ज्यादा यहाँ नहीं है। और ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ OH, यहाँ CH प्लस, यहाँ पे आया OH और यहाँ CH। देखो यार, ये एरोमेटिक की रिएक्शन है और अपना नेक्स्ट चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड ही है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि इसमें कार्बिन, देखो आपको समझ में आ गया होगा, क्लोरोफॉर्म विद KOH, तो क्या बनना है, कार्बिन, इसलिए इसको यहां पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन कैसे देते हैं, हल्का सा एक बात, और फिर वहां पे जब, क्योंकि इसको यहां कराना इसलिए जरूरी है यार, एरोमेटिक तक इससे पहुंचे नहीं उससे पहले टेस्टर्स में दे दे, क्योंकि कार्बिन वाली है तो सीक्वेंस में थोड़ा इसको यही ले लिया जाता है। अब इसके अंदर देखो, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ मेजर प्रोडक्ट, ये वाला बन जाता है ना, इससे यहाँ पे मेजर ये लिखिएगा। और यहाँ इनका नेम यदि देखें तो ये हो जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल सकते हैं या बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी। एक्चुअली पता है मैंने इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिया, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में CHO पहले आता है, UPSC वगैरह जो पढ़ते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये मेजर क्यों है उस पर बात करेंगे अभी। और इसको है ना, इस वाले को एक नेम और दिया जाता है, वो है सैलिसिलैल्डिहाइड। ऑर्थो वाले को यहाँ पे सैलिसिलैल्डिहाइड बोलते हैं, ये कॉमन नेम है। देखो एल्डिहाइड के आगे SALICY है ना, सैलिसिलैल्डिहाइड, यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड वाले को सैलिसिलैल्डिहाइड बोलते हैं। अब एक काम करना है अपने को यार, आप क्या करना, कॉपी के टॉप पे, और वहां जगह नहीं है तो कहीं साइड में एक बात बस ये लिख लो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनमें क्या बताओ, जहां पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड रहता है, मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड रहता है, वहां अटैकिंग कौन, बताओ अटैकिंग स्पीसीज क्या रहती है, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे एल्कीन एल्काइन पे कहां कौन इंटरेक्ट हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन एल्काइन के साथ तो कौन सी रिएक्शन दे देता है, एडिशन। यहां पे क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल को इस पे अटैक कर, ये अलग से लिखना है अपने को, बस एक बात ये कि यहां जाके वो एडिशन नहीं देगा, क्योंकि एरोमेटिक से फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये कैसी रिएक्शन देते हैं, ये यहां से इस H को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये H+ की फॉर्म में गया और यहां चला जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो मैकेनिज्म होती है ना, इन्हीं सब पे बस आने वाले हम लोग अभी। जैसे इस वीक में अपन ये सब खत्म करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, तो हम लोग इसी पे जाने वाले हैं। तो यहां क्या होता है कि ये जो रिएक्शन हुई ना, ये हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इस तरह की रिएक्शन, एक यूनिक कैरेक्टर होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो अब ये बताओ कैसे, ध्यान, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये एक्चुअली अपना पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल कराते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और इलेक्ट्रोफाइल उस लालच में अटैक करते हैं।
बताओ सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, एडिशन क्यों नहीं? क्योंकि एडिशन से इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, है ना? तो बताओ कौन सी मैकेनिज्म, बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमें दिमाग में रखना, लेकिन अलग से इसको लिखना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो आप देखो यहाँ पे जो मैकेनिज्म हुई है, यदि यहाँ पे हम लोग बात करें इसके लिए कि ये जो रीमर टिमान रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है या जो सबस्ट्रेट है वो होता है फिनोल और इट्स डेरिवेटिव्स। इसके कोई डेरिवेटिव वगैरह ले लिया, जैसे कहीं पे कुछ मिथाइल लगा दिया या कुछ भी, ये सारा। दूसरी बात, यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज होती, मतलब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये तो सबस्ट्रेट हो गया, और फिर इसके बाद में यहाँ इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ होती है, एक तो बताओ क्लोरोफॉर्म विद KOH क्या बन जाएगा, बताओ यहाँ पे कार्बिन, कार्बिन। साथ ही में इसमें कार्ब एनाइन भी बनता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे बातें आ जाती है कि इंटरमीडिएट की फॉर्म में कार्बिन भी बनता है, साथ में कार्ब एनाइन भी यहाँ बनता है। ठीक है, कार्ब एनाइन एक्चुअली मैं, पता है यार, इसका आपको मैकेनिज्म वगैरह बताऊंगा आगे, तो वही सेम यहाँ पे ये फॉलो होता है। तो एरोमेटिक का एक रिएक्शन हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत आराम से समझ में आएगा। देखो यार, बताओ यहाँ पे क्या लगा हुआ था, H, और इस H को हटा के कौन सा ग्रुप आ गया, CHO। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? इस तरह से यहाँ है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, यहाँ कार्बिन ये रहती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म, या यहाँ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है, लिख लो मैकेनिज्म करके, लिख लो कि यह मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट जो यहां बनेगा वो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इनको रटना वटना कुछ नहीं है, जैसे आपको रिएक्शन आती है तो हम लोग सारी बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है मैकेनिज्म, प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो एंड पैरा बेंजीन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है ये, चलो अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं, और मैकेनिज्म इसकी आनी चाहिए, मैकेनिज्म के बिना काम चलेगा नहीं। तो यहां लिखिएगा मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म पे मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट, कि अपने को मैकेनिज्म लिखना आना चाहिए, लेकिन आसान है। और जैसे ही एरोमेटिक पढ़ लेंगे तो इतनी बार फिर ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी बाकी था अपना मैकेनिज्म में, बाकी सारी मैकेनिज्म हमने कवर कर ली शुरू से, आप देखिए। तो आप देखो यहां शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म किसके साथ इंटरेक्ट होगा, बताओ, KOH के साथ। यहां से इसको लिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बन। तो चलो ये सब तो अब अपनी प्रैक्टिस में याद, यहाँ पे ये हो जाएगा, और साथ में यहाँ बन जाएगा KCl प्लस H2O, ये साइड प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो यहाँ पे, जैसे स्टेप वाइज स्टेप चलते, जैसे पहली स्टेप मैकेनिज्म की हो गई कार्बिन, ये ठीक है। अब आते हैं अपन सेकेंड स्टेप। देखो सेकेंड स्टेप क्या होगी कि हमने यहाँ फिनोल जो लिया है, तो यहाँ जो बेस काम में लेते हैं हम लोग, बताओ ये इस H को लेके यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कर देगा, ये एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन में यहाँ बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन बना। अब यार एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार सुनिएगा बात को। एक्चुअली पता है क्या है, अब थोड़ा सा हमें यहाँ जरूरत पड़ती है GOC, तो मैं एरोमेटिक के अंदर इन सब बातों को मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, जो 11th में पढ़ा देते हैं ना कुछ पार्ट कि कौन सा क्या। लेकिन देखो जब ये नेगेटिव चार्ज, बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, बेंजीन रिंग पे, तो अब वो कहाँ जाएगा, कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ये डिसाइड होता है कि जब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी तो कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को फायदा मिलता है। जैसे बताओ जब ये डीलोकलाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, ऑर्थो पे, फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ। फिर हमेशा और हमेशा यही होता है, जब भी कभी बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा रहे तो जो भी कोई चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जो भी,
बताओ हमेशा कहाँ पे, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो, हमेशा यही रहता है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, ऑर्थो पैरा, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्शन देता है कि मैंने ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, वहां चले जाओ। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, है ना। तो अब अपन इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां कहां भेज सकता है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं। तो यहां पे क्या रहा कि इस जगह यहां डबल बॉन्ड ओ, ये तो आ गया ऑर्थो पे, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बस फिर समझ में आ जाता है, फिर आगे वो वापस ऑर्थो वाली बना लो। बाकी तो पोजीशन तो चाहे ये इधर अटैक कराओ इधर अटैक कराओ, ऑर्थो ही है। बाकी एक और डीलोकलाइज करा के यहाँ नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। कुल मिला के ये बात हो गई कि इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा वो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आता है। अब इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो वाला भी बनता है, पैरा वाला भी बनेगा इसमें दोनों। तो एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं, फिर अगला आप लोग यहाँ पे बताइएगा। अब इस मैकेनिज्म की थर्ड स्टेप पे आते हैं, ये आगे भी डीलोकलाइज होगा भी, है ना, वापस से यहीं पे ऊपर आ जाएगा, वापस से ऑर्थो पे और फिर यहां तक आ जाना होगा। अब थर्ड स्टेप में हम लोग ऑर्थो प्रोडक्ट का बनना समझते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये हमने लिया इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज वाला ये ले ली। ये समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, वरना तो ये हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पता है कार्बिन है। फिर एनाइन बना के डीलोकलाइज करा के यहां तक ये किया। अब देखिए इसकी रिएक्शन करवाई हमने कार्बिन के साथ, तो कार्बिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो ये इसमें अपना लोन पेयर दिया, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए इस पे अटैक कर रहे होते हैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा कि सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके बाद में यहाँ पे आ गया H, और इस जगह यहाँ पे Cl, ये Cl और यहाँ ये माइनस। एक्चुअली देखो ये था, ये स्पीसीज है एरोमेटिक, जैसे ये एरोमेटिक है, यहाँ पे यदि इसका बोला जाए ना कि एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये बताओ कैसी स्पीसीज है, एरोमेटिक। लेकिन अब बताओ क्या ये एरोमेटिक बना, क्या नहीं, ये एरोमेटिक अब यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्जुगेशन यहाँ ब्रेक हो गया। यहाँ पे यहाँ जैसे इधर, यहाँ तो क्या रहता है कि डबल बॉन्ड ओ की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा होता है, तो कॉन्जुगेशन भी बना रहता है। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पर्टिकुलर कोई स्टेप है, तो उसमें एनर्जी कम ज्यादा, इस तरह से अपन लोग जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो एक कर्व भी बना के बात ये करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेप होती है ना, ये आरडीएस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है, ये आरडीएस, वो जनरल बात है, आगे कर लेंगे। लेकिन अब देखना यार, यहाँ पे ये एरोमेटिक जो है ना वो होना चाहेगा, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी आती है। तो यहां से यदि ये H प्लस यहां चला जाए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर वाला स्टेप यहाँ क्यों होता है, क्योंकि इससे इसकी एरोमेटिसिटी वापस से आ जाती है। तो यहाँ पे बताओ क्या बन गया, CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इस वाली स्टेप को हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे ये रहा। और अब इसके आगे देखते हैं, इतना थोड़ा डिटेल से समझाने में हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे क्या क्या, इतना कोई लफड़ा इसमें है ही नहीं। आराम से यहाँ देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन उधर बनाते हैं, आप जब तक यहाँ तक एक बार नोट करें इसको। हमने सबसे पहले कार्बिन बनाई, कार्बिन बनाने के बाद में फिनोल से H हटा के नेगेटिव चार्ज, वो कभी डीलोकलाइज हमें करा के देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज ऑर्थोपैरा पे जाता है, या कोई भी जब चार्ज आता है तो ऑर्थोपैरा पोजीशन। बस ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको हमें देखना रहेगा। हाँ जी, नहीं एक्चुअली क्या रहता है, देखो यदि हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी, पहली बात तो इसको देखो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी बात कि ऑक्सीजन एज ए लॉन पेयर डोनर और कार्बन एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, तो बताइए कौन इजीली प्रोवाइड करेगा, कार्बन। ठीक है, तो इसलिए क्या रहता है कि जब भी कभी जैसे बेंजीन पे कोई ना कोई ग्रुप तो रहेगा, जब हम लोग जैसे फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एनिलिन में करेंगे। लेकिन हाँ,
कई बार क्या होता है कि बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ होता है, वो एरोमेटिक में बात करेंगे। बाकी जनरली क्या रहता है कि कार्बन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो रहेगा वो कार्बन वाला ही रहेगा, तो यहीं पे अटैक करके ये बनना। चलो यहां तक एक बार लिखकर जब आप फ्री हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गए यहां तक? तो चलिए अब देखो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने वहां पे ये साइन लगाया, तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो मतलब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ डीलोकलाइज करा रहे हैं, जिससे कि ये क्या बन जाए बताओ, एरोमेटिक यहाँ पे हो जाए। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, आप यहाँ O नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये CH, यहाँ Cl एंड यहाँ Cl, देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद में यहाँ OH माइनस जो है वो इन Cl का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, और Cl का यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो O माइनस, यहाँ CH, यहाँ OH, यहाँ क्या हो जाएगा OH। अब बताओ एक कार्बन पे 2 OH, क्या रिलीज कर देंगे हम लोग, वाटर रिलीज कर देंगे। वाटर रिलीज हुआ, इसीलिए यहाँ केवल KOH भी लिखा है, तो वाटर वगैरह ड्यूरिंग रिएक्शन भी अपने को अवेलेबल रहता है यहाँ। तो इसमें यहां बना O माइनस, इधर बताओ क्या बन गया, CHO, और फिर ये H2O से यहाँ H प्लस वगैरह मिलेगा इसको। यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट ये बना। अब देखो ऑर्थो यहाँ पे जनरली मेजर क्यों होता है, क्योंकि देखो आपने वो क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेशन में, ये तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे एक तरह से चिलेशन यहाँ पे ये हो जाता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे इस पे, तो यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट जो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब एक काम आपको करना है, पहले इसको आप नोट करिएगा। आपको एक काम करना है, आप स्टेप 4 लगा के ये वाला आप लीजिएगा इंटरमीडिएट, यहाँ पे ये एनाइन, और इस पे सेम ऐसा प्रोसेस करा के पैरा प्रोडक्ट एक बार ट्राई करो इसको, जैसे यहाँ ऑर्थो के साथ किया ना, सेम टू सेम पैरा के साथ ऐसा करके, और एक बार अभी ट्राई करिए, कोई दिक्कत आए तो अपन बात कर लेते हैं। पैरा पोजीशन पे जब H हटकर CCl2 वाले कार्बन पे चला जाएगा तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, और जब आप उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऊपर तक चला जाएगा वो नेगेटिव चार्ज, है ना, है, हाँ हाँ यहाँ पे ऊपर तक ये चला जाएगा H, है ना, बनाया आपने ये, है ना। अच्छा मैं अब यहाँ आपको, जैसे देखो इसमें हो सकता है पूरा टाइम नहीं मिला हो, तो आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जब इस पे कार्बिन अटैक करेगा तो यहाँ सब बच्चों ने ये बनाया होगा यहाँ नेगेटिव।
अब क्या रहता है कि यहां से H इस पे शिफ्ट होता है, तो ऐसे केस में ये डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा CH Cl। फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, यहां जैसे आ जाएगा O-, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब आगे हो गया, बताओ यहाँ OH- दो जगह क्या लगा देगा, OH क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर, क्या ग्रुप बन जाएगा CHO और यहाँ पे He लग जाएगा, है ना। बोलो यार समझ में आया ये, है ना। ये यहाँ रीमर-टिमान रिएक्शन, लेकिन ये मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस ये है कि आपने फिनोल लिया और फिनोल के अंदर क्लोरोफॉर्म विद KOH मिलाया, तो यहाँ पे ये मतलब लास्ट की जो दो रिएक्शन है, यदि एग्जाम की बात करेंगे तो इन पे ज्यादा फोकस किया गया है कार्बिन के केस, तो इसलिए इन दोनों रिएक्शन पे, और बाद में बाकी रिएक्शन भी हम तैयार करेंगे। तो इसमें अब ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रोडक्ट, ये एरोमेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे बना, लेकिन देखो ध्यान देना, रीमर-टिमान रिएक्शन में कई बार रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें रिंग जितना मेंबर्ड होती है, जैसे फिनोल एज ए डेरिवेटिव नहीं होके मान लो कोई है, या फिनोल भी एज ए रिएक्टेंट है, तो या तो प्रोडक्ट बन रहा होता है नॉन एरोमेटिक या रिंग एक्सपांशन जैसी चीजें हो जाए। देखो ये सब अभी कुछ हुआ क्या इसके अंदर, नहीं। बताओ प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, एरोमेटिक, और कहीं कोई रिंग एक्सपांशन वगैरह कुछ नहीं। लेकिन ऐसी रीमर-टिमान रिएक्शन जिसमें कहीं रिंग एक्सपांशन हो गया या फिर कुछ नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट वगैरह बन गया, तो कई बार हम लोग उनको एक टर्म दे देते हैं कि अबनॉर्मल प्रोडक्ट बन गया, कि इस तरह का, अब मतलब ये तो हो गया नॉर्मल प्रोडक्ट, और बताइए उस केस को क्या बोल देंगे हम लोग, अबनॉर्मल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक नेम दे दिया जाता है अबनॉर्मल रीमर-टिमान रिएक्शन, मतलब इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर जैसा होता आ रहा है वैसा नहीं होके कहीं रिंग एक्सपांशन हो गया, तो कहीं पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ये तो एक पॉइंट लगा के यहाँ लिख लो, ये सिर्फ हेडिंग के लिए, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन बोलकर ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, नॉर्मल अबनॉर्मल लिखिएगा, अबनॉर्मल रीमर-टिमान रिएक्शन। अब वो क्या है अभी समझ आ जाएगा, देखिए। अब यहाँ क्वेश्चंस की फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, या एक वैसे समझ लेते हैं, चलो फिर क्वेश्चंस बाद में कर लेते हैं। जैसे ये है एक रिएक्टेंट और यहाँ दे दिया क्लोरोफॉर्म विद KOH और यहाँ पूछा प्रोडक्ट। अब देखिए अब ये कैसे करना है, बताओ, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, कार्बिन, है ना। ये आराम से समझ आ जाएगा यार, देखिए मैकेनिज्म। अब बताओ फिनोल में जब रिएक्शन हम लोग करवा रहे थे, तो उस दौरान क्या हो रहा था कि सबसे पहले बेस H को हटाकर एनाइन बना रहा था, तो यहाँ पे याद है भाई, अभी जो मैकेनिज्म पढ़ा, फिनोल के OH को ये हटा के, तो यार देखना भाई सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है। बताओ ये H हटेगा, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो अब ऐसे केस में यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये हो गया जब पहला स्टेप ये हुआ। रिलेट कर पा रहे बात को यहाँ, है ना। चलिए अब देखिएगा आगे आगे, क्योंकि इससे हमें पता है कार्बिन बना। देखना यार इसको एक बार, फिर आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जैसे यहां बना ये कार्बिन, अब इस कार्बिन में क्या होता है, जब डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड याद करो पिछली क्लास की, ये डबल बॉन्ड यहां से, मतलब इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं, लोन पेयर यहाँ ऊपर है, तो ये लोन पेयर यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये क्या है कि डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो ऐसे केस में देखो, नेगेटिव, यहां Cl और यहां Cl। बोलो यार ये बात समझ में आई, डबल बॉन्ड। एक तो यार देखो थोड़ा सा क्लास को कनेक्ट करना है मेरे को, तो इसलिए अब क्या करेंगे अगली क्लास में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड नेम रिएक्शन तक का यहां तक का टेस्ट दे चुके हैं अब हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ के आओगे अब आप, क्योंकि मेरे को थोड़ा शुरू में 5-10 मिनट थोड़ा क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे आपसे, ताकि थोड़ा आप लिंक बना पाओ चीजों का, क्योंकि फिर या तो फिर क्या होगा कि मैं कनेक्ट कराने वाले क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगा फिर, क्योंकि फिर आपको यदि मैं ही क्वेश्चन लिखूं, फिर मैं ही आपको याद दिला दिला कि कॉपी में वहां देखो, कॉपी में यहाँ देखो, तो आप सोचिए वो तो आप जबरदस्ती वो हो गया कि भाई आपको, जैसे मैंने भाई क्वेश्चन पूरा ऐसे कराने का क्या मतलब होता है कि चीजें थोड़ी रिवाइज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सब पढ़ के आओ, क्योंकि कार्बिक जैसे अब ये सबको याद आना चाहिए,
ये वाली बात की ऐसे ये हुआ था, नहीं तो फिर क्लास नहीं खींचती है, या फिर मैं क्वेश्चंस में मेरे को फिर मेरे हाथ बन जाएंगे, जबकि आपका बहुत अच्छा बैच है, सारे क्वेश्चन अपन देखो क्लास में ये करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पूरा रिवाइज करके आएंगे चीजों को। चलिए अब देखो इसके आगे देखना, एक बार यहाँ आगे देखना, इसमें आगे क्या रहता है यहाँ कि ये जो 3 मेंबर, एक इस स्टेप को समझिएगा, 3 मेंबर रिंग यहाँ इतनी स्टेबल होती नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज यहां से इधर आया है ना, और यहाँ पे क्या रहेगा कि ये रिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाएगी रिंग यहाँ से। क्यों होगी, देखो उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि उससे ये रिंग एरोमेटिक बनेगी, साथ में 6 मेंबर ये बन जाएगी। कैसे ये हुआ बिल्कुल समझ आएगा देखो आपको। और एक यहाँ से Cl हट जाता है, क्यों Cl हट जाता है, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी फिर 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। गौर करेंगे देखो कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ और ये रिंग यहां से ब्रेक होके, देखो इस एरो से कंफ्यूज नहीं होगा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये यहां से टूटेगी ये वाला बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड यहां आने का मतलब ये वाला बॉन्ड डिलीट कर दें हम लोग, ये वाला बॉन्ड हटा दें। तो अब देखो यहाँ एक नंबरिंग करते हैं समझने के लिए, देखो ये इसको 1 नंबर हम देते हैं, ये क्या हो गया बताओ 2, यहाँ 3, ये 4, बताओ ये तो बॉन्ड हट गया यहां से, तो ये कितना हो गया बताओ 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग हमने बनाई और ये बॉन्ड यहाँ पे हटा। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, यहां मैंने एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाई। बताओ इस पे नंबरिंग कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए बताओ 1 नंबर पे, अब यहां देखना 2 और 3 के बीच में क्या बना दूं, पाई बॉन्ड। अच्छा अब देखना ये 4 और 5 के बीच में क्या बन गया बताओ, पाई बॉन्ड। और एक बताओ यहाँ पे किसके बीच में बन गया, 1 और 6 के बीच में। अच्छा यहां देखो 5 नंबर पे एक क्या रह गया, Cl। तो इसका मतलब जब हमने इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लिया ना, तो जब रिएक्टेंट होगा है ना, साइक्लोपेंटाडाइईन, जब ये एज ए रिएक्टेंट होगा, बताओ कितना मेंबर रिंग बन जाएगी, 6। अब 6 मेंबर रिंग पे एक क्लोरीन लगा है, तो बताओ इसकी क्या कोई पोजीशन स्पेसिफिक हुई क्या, नहीं। आप यहाँ पे Cl को किसी भी जगह लगा सकते हैं। बोलो समझ आ रहा है ये वाली बात है। तो आपको यहाँ जितनी आप कॉपी पे मेहनत करेंगे, घर पे ये मेहनत करेंगे, चाहे आप टेस्ट देने जाओ चाहे एग्जाम देने जाओ, आपकी उतनी ही स्पीड बनती जाती, उतना ही स्पीड बनता जाता है। क्योंकि बहुत सारा, अब सोचिए आप एक स्टूडेंट जिसने कॉपी रिवाइज कर रखी है बहुत अच्छे से, और ऐसा क्वेश्चन आया उसने तुरंत टिक किया, और एक को जैसे वहां टाइम लग गया, तो जब हमारे को याद नहीं होता तो हम केमिस्ट्री में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा बैठे, है ना। तो रिवाइज थोड़ा सा करना रहता है चीजों को, ये थोड़ा मैं बार बार ये गौर करता हूँ, मतलब आपको बोलता हूँ तो उस पर थोड़ा गौर करिएगा। लिखो इसको, देखो क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ये हो गया कि ये 5 मेंबर रिंग, तो ये तो रिंग एक्सपांड होके यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इनको अबनॉर्मल रीमर्टिमान रिएक्शन में क्लासिफाई कर। लेकिन कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एसएच की भाई ये नॉर्मल की अब नॉर्मल, बस आपको मैं बताने के लिए कि ऐसा हेडिंग डाल के क्यों हम लोग पढ़ते हैं। लिख लीजिए एक बार, है ना, लिख लीजिएगा, फिर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। एक बार इसको लिख के आप फ्री बताइए मुझे, लिख लिया हो तो फिर क्वेश्चन। बड़े आगे, है ना। चलिए अब देखो, अब यार एक यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए आप कितना जल्दी फिर अपन लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन इस बार फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि CH Cl Br, और यहाँ F लिख दिया मैंने, और साथ में यहाँ लिख दिया KOH, है ना, यहाँ लिख दिया KOH, और यहाँ है कि क्या प्रोडक्ट ये बने। अब यार इसको एक बार समझना कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे ये करना है ना। एक एक ये मेरे को बता देने दो, फिर अगला आप देखो ट्राई करिए। जैसे ये देखो ये CH है, मतलब इस पे मैकेनिज्म नहीं लिख के हमें डायरेक्ट बनाना है, लेकिन एक बार आप समझिए, देखिए
बताओ जब कार्बिन बनेगी, कार्बिन, तो ऐसे केस में सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहां से H और इनमें से कौन सा ग्रुप हटेगा जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। ठीक है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया बताओ, यहां कार्बन, फ्लोरीन, और बताओ क्या हो गया, क्लोरीन यहां पे। ये यहां तक ठीक है, काम है ना। चलो अगला स्टेप देखिएगा कि जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे इसके साथ, इसके साथ, तो ये कनेक्ट हो गया, यहां देखिए, यहां नेगेटिव, और इस पे ये जब हटा तो बताओ क्या आ गया यहाँ पे, एक तो फ्लोरीन और एक क्या आ गया, क्लोरीन। यहां तक ये रहा। अब इससे अगला स्टेप देखिएगा कि जब ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां, तो इन दोनों में कौन हटेगा बताओ, क्लोरीन। बताओ फाइनली कौन बच गया यहाँ पे, फ्लोरीन। तो इसका मतलब ये हुआ, क्लोरीन, इसको फ्लोरीन को चाहे कहीं पे भी लगा दो, किसी भी पोजीशन पे, तो इसका मतलब पता है क्या रहा कि जब यहां किसी कार्बिन में अलग अलग हेलोजन हो, तो फाइनली एक हेलोजन बचेगा प्रोडक्ट में, और वो हेलोजन बचेगा जो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होगा। बोलो यार, है ना, जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है बस उसको वहां पे लगा के और प्रोडक्ट बना दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन की अप्रोच होगी। तो ये हिंट आप लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट यहां जो बनेगा बेंजीन, फ्लोरीन आप कहीं पे लगा दो, किसी भी जगह फ्लोरीन लगा दीजिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आप चाहें तो एक बार ये हिंट लिख के इसका अप्रोच लिख लेना कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या होता है, जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है बस उसको रखते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे। तो अब इसको लिखो, जो अब क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट ही प्रोडक्ट हम बनाएंगे। आप इसको लिख लीजिएगा पहले, फिर बाद में क्वेश्चन करिए। आप ये लिख चुके हैं क्या, मैं ये अप्रोच है ना, आप यहाँ हिंट लिख लीजिएगा कि पूरेस्ट लिविंग ग्रुप बस यहाँ पे बचता है, तो वो वाली बात।
देखो पहले ये बताओ कि आपने 42 तक क्वेश्चन किया क्या, है ना? या चलो ठीक है प्लीज, क्योंकि अब यार ये थोड़ा सा रिएक्शन बीच में अटक गई ना यहाँ पे। तो अब अपन जैसे अभी इसको कंप्लीट करते हैं, डिस्कशन वगैरह को थोड़ा सा आज और थोड़ा मेंशन कर देंगे, या तो वो शुरू में हो जाता है या फिर क्या अब इसको बीच में छोड़ेंगे, तो इसको यहाँ थोड़ा सा एक बार ये है, तो देखते हैं एक बार, है ना, ये रिएक्शन एक बार कंप्लीट हो जाए। होमवर्क जरूर करके लाएं, इसमें जेई मेन वाला पूरा सेक्शन उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना? जैसे अपना एक्सरसाइज ओवन जेई मेन वाला पूरा उसको इंक्लूड करके और यहाँ पे ये करो, ताकि क्योंकि उसके ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आप होमवर्क के लिए रखिएगा। इसमें आप क्योंकि सेम टाइप से ये रहेगा, मैंने प्रोडक्ट भी ये बना दिया है और ये सारा ना। तो अब देखो यहाँ पे इन सब के क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं। बताओ यहाँ प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, बेंजीन। और अब बताओ कौन सा हेलोजन रह जाएगा यहाँ पे, बोलो, फ्लोरीन। बोलो यार ये क्लियर है ना? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ कौन रह जाएगा, क्लोरीन, है ना? और यहाँ पे कौन रह जाएगा बताओ, क्लोरीन। यहाँ पे बिल्कुल सही बात, यहाँ क्लोरीन ये रह जाए। अच्छा, फिर यहाँ हम बात करेंगे, देखो अब इस वाले केस में थोड़ा सा पोजीशन वाली बात की कहाँ पे कौन ग्रुप आएगा। तो यहाँ जैसे आता है नेगेटिव, नेगेटिव आने के बाद में इस जगह पहले तो कौन यहाँ से, मतलब सारे के सारे Cl ही है ना इसमें। तो यहाँ पे हम गौर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और एक Cl जैसे ये हट गया। तो अब आप गौर करो इस पे, और गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो गया जैसे 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो पहले बात तो ये है, हम जानते भी है कि 5 मेंबर रिंग है तो इधर 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, जैसे ये बन गई 6 मेंबर रिंग। अच्छा, अब यहां देखो, ये जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो 1, 6 के बीच में डबल बॉन्ड आया, और एक बताओ कहाँ आ जाएगा 4, 5, और एक बताइए कहाँ पे Cl आ जाएगा 5 नंबर पे। तो इसको फिर थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा ये, कि यहाँ पे Cl को इस जगह लगाना है। अरे समझ पा रहे हैं यार, ये है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आराम से। आप तो थोड़ा घर पे इसको टाइम दीजिएगा, ये दोनों रिएक्शंस को ही टाइम देना, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और फिर आपको जैसे इसमें यहाँ समझने में कोई दिक्कत विक्कत आती है तो अभी जैसे क्लास के बाद में, अब क्योंकि पहली क्लास हो गई अब, तो मैं क्लास की थोड़ा पहले भी आप थोड़ा सा मतलब आपको, है ना, मैं 5-10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आप देख लिया करो इधर, या मैं अनाउंस भी करा दिया करूंगा मैं जैसे पहुंचूंगा, तो आपको लगे कि आपने घर पे ट्राई किया इन सबको और कोई दिक्कत आया तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। अब देखो इसमें देखिएगा, इसमें ये बेंच आपने एक बार इस पे पकड़ बना ली तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हो जाते हैं, है ना? अब ये बताओ कि इसमें कौन बच जाएगा बताओ, फ्लोरीन। फ्लोरीन बच जाएगा, और फ्लोरीन की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली फ्लोरीन की पोजीशन। बोलो यार, बना पा रहे हैं ये, है ना? हाँ। यहाँ एक एक देखो पूरा टर्न पे 2 रिएक्शन किए, तो मतलब इसका मतलब पूरा टाइम यहाँ पे अपन यहाँ दे रहे हैं बहुत अच्छे से। नहीं तो इसमें जैसे वो लीडर वगैरह में तो एक एक दो दो क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन करा के फिर आगे बढ़ना रहता है काफी जल्दी से। ये और एनथ्यूज में भी क्योंकि अपने पास टाइम भी है और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखो कंटेंट हम लोग पूरा ये लिए हैं। अब यार आप गौर करो, तो जैसे अभी जो हमने ये वाला मैकेनिज्म लिखा था इसका, उसमें यहां से H जाके बताओ क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। बताओ H क्यों हटा, क्योंकि रिंग क्या बन रही थी, एरोमेटिक। यहां आप कार्बन सोच लेंगे तो बिल्कुल वो का वो क्वेश्चन बन जाएगा जो अपन ने वहां पे ये किया। देखो यहाँ बेस आकर H को हटाएगा, बताओ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पे कितना मेंबर रिंग बन जाएगी, 3 मेंबर रिंग। ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, रिंग ओपन हुई। कर सकेंगे यार ये, है ना? हाँ, तो घर पे ट्राई करिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछना। अब एक दो क्वेश्चंस की और यहाँ बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप चाहे कोई सा भी रहा, कर लेंगे ना इस तरह का कोई क्वेश्चन जो रहेगा, तो आप आराम से ये कर सकते हैं ना। कोई भी जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है उसको यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन हो। जैसे अपन ठीक है, बन जाएगा यार, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, फ्लोरीन लिख लो, क्लोरीन लिख लो, ब्रोमीन लिख लो, और यहाँ पे लिख दिया QH।
बताओ क्या लग जाएगा यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, है ना। बस अब ये सब है। देखना यार बच्चों, देखिएगा यहाँ पे क्या किया, फिनोल के साथ मैंने पैरा पोजीशन पे लगा दिया CH3। अब देखिएगा, एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में H हटता है और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन यहाँ खाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH। ये तो हो गया एक तरह से नॉर्मल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रीमर-टिमान रिएक्शन है वही हुआ है, H हटा है और CHO ग्रुप आ गया। लेकिन जब यहाँ पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनना रहता है, तो पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट थोड़ा अलग हिसाब का बनता है, और वो क्या बनेगा उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, आप लिखिएगा, यहाँ ये बना, इधर ऐसे ही आया, इस जगह आ जाएगा CH3 और यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ये बताओ कैसा प्रोडक्ट बन गया, अब नॉर्मल प्रोडक्ट, क्योंकि ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। इसको थोड़ा समझते हैं, ये मेजरली यहाँ ये बन जाएगा, ये बना यहाँ पे, इसको समझते हैं। देखिए अब देखो, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका मैकेनिज्म तो नहीं लिखना है, जो मैकेनिज्म लिखेंगे सेकंड वाले का, और सेकंड वाले में यहाँ OH, यहाँ CH3। अब क्वेश्चन लिख चुके, पहले लिख लीजिए फिर अपन देखो। फर्स्ट वाला तो नॉर्मल है, तो उसका कैसे क्या बनता है वो अपने को पता। देखो यहाँ OH माइनस, यहां से लेगा H, यहां नेगेटिव आया, पाई बॉन्ड्स को किधर भी जमा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये CH3, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता, पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो नेगेटिव चार्ज को कहां तक डीलोकलाइज करेंगे, पैरा तक। बोलो यार, समझ आ रहा है ये, है ना। करिए, देखिए इसको, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। अब आगे बात करते हैं, यहां तक देखो ये तो हो गया, है ना। अब इसमें क्या है कि यहां ये वापस से एरोमेटिक नहीं बन पा रहा है, जैसे यहीं तक ये बात हुई, ये एरोमेटिक नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा कि चलो मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ ये रिंग वापस से एरोमेटिक क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, बताओ, हाइड्रोजन। आप देखो मैकेनिज्म देख सकते हो कि एरोमेटिक रिंग वापस, जो आपने रीमर-टिमान रिएक्शन शुरू में लिखी थी, तो जब यहाँ H होता है, सुनना बात को, देखो ध्यान से, जब यहाँ H होता है तो H यहाँ चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और फिर वो इधर शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है, इधर रिंग बताओ क्या हो जाती है, एरोमेट। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या है कि ये जैसे H लेके यहाँ बना देगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ ये CH3 और ये CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब जैसे एक डाउट यहाँ आता है कि अब ये आगे Cl सब्स्टिट्यूट होके OH लगकर CHO हमने क्यों नहीं लिखा,
देखो इस क्वेश्चन को पूछा आईआईटी ने एडवांस के अंदर, और उसने क्या किया कि ये क्वेश्चन देके और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। फिर अब देखो इसको, एक बुक आती है एस एन सान्याल, उसके अंदर मतलब इंडियन ऑथर ही वो है, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को बना रखा था। एक्चुअली उस आईआईटी में क्वेश्चन आया उससे पहले भी ये क्वेश्चन मतलब उस वाली फॉर्म में ही था, पुरानी बुक ये की है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि देखो इस कार्बन से पास वाला कार्बन यहाँ पे कैसा है, देखो 3 डिग्री। तो ऐसे केस में बताओ क्या इसका सब्स्टिट्यूशन आराम से हो पाएगा क्या? नहीं। लेकिन एग्जामिनर ने ये कंफ्यूजन नहीं रखा, उन्होंने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया कि एक जगह तो CHO लगा दिया और एक जगह 2 Cl लगा दिए, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, वो कॉन्सेप्ट बस उनको चेक करना है। या फिर कोई एक आधा क्वेश्चन बहुत टफ इसलिए बना दिया जाता है कि भाई कोई बच्चा जो समझ नहीं रख रहा है कंपटीशन की, और वो इन 2-3 क्वेश्चन जो टफ है उनमें उलझ गया हो और उसके पास टाइम कम पड़ गया हो, तो ऐसे क्योंकि बहुत सारे लोगों में छटनी करनी रहती है ना, तो समझदारी तो हमेशा साथ में वहां पे रखनी होती है कि चाहे कोई सब्जेक्ट कितना भी फेवरेट हो, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में शुरू में उलझ के आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं फिर भी उसको सही करके सारा पेपर टाइम से कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़े को तो यहाँ पे क्या एक आधा क्वेश्चन वैसा डाल दिया जाए एक अलग बात है, लेकिन यदि यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखा था कि एक ऑप्शन ऐसा बना दिया, एक ऑप्शन ऐसा बना दिया, जो आपकी शीट में है क्वेश्चन एडवांस वाला देखिएगा, ये यहीं पे इसने छोड़ा। लेकिन मैं आपको फिर इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि इसको CHO में नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ये 3 डिग्री है, हिंडर्ड यहाँ है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, OH माइनस इसको अटैक करके रिप्लेस नहीं कर पाता। तो यहीं तक, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि ये तो अगले ने यहीं पे दिया था। बात ये है कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। बोलो यार थोड़ा समझ आया? ये मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ा इन रिएक्शंस पे, क्वेश्चन भी कई सारे इसलिए कराने पड़े क्योंकि कार्बिन में ये 2 रिएक्शंस है ना, इन पे क्वेश्चंस काफी हैं। जैसे जेई एडवांस ने इस पे पूछा, इससे पहले जो रिएक्शन पड़ी उस पे ये था, तो थोड़ा सा यार आपको संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एडवांस तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंटेंट तो अपने को फिर चाहिए ही होगा, है ना? ठीक है, यहाँ तक ये वाली बात है ना। चलो अब बस एक लास्ट एक पॉइंट लिख लो, अगली क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। रीमर टीमर रिएक्शन में एक और यहाँ बात आती है कि यहाँ जैसे हमने लिखा फिनोल, और यदि हम लोग क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लें विद KOH, तो ऐसे केस में यहाँ OH आ जाता है और ये COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो CCl4 होने पर COOH बन जाता है, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगली क्लास में फिर हम लोग डिस्कशन वगैरह को थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे। जेई मेन वाला पूरा करके लाना भैया आप लोग, ठीक है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे के पूरे बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो नोट्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जहां तक से स्टार्ट किया है और यहां तक आप कोशिश करिएगा, चाहे आप उसको जल्दी पढ़ें लेकिन 2-3 बार रिवाइज करके आए। जैसे एक बार उसको पढ़ने बैठे तो उसको पढ़ो, अगली बार भी पढ़ो, फिर अगली बार उसको देखो, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो कि क्या लिखा हुआ है, तो बनेगा फिर यार, थोड़ा क्लास भी कनेक्ट रहेगी अच्छे से, तो और फिर हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे ना। और एक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस अपने साथी से शुरू में ही नहीं पूछना, एक बार ट्राई करना, खुद ये ढूंढना, पहले तो ये पहचानना कौन सी रिएक्शन है ना, और फिर उसके बाद में, क्योंकि यार देखो मैंने